हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है तो इस पर कितना नेट फोर्स काम करता है और इस पर लगने वाली टॉर्क फोर्स की वैल्यू क्या होती है। इन दो बातों का हम इसमें स्टडी करेंगे। दैट इज हमारा टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E by making an angle थीटा। डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है यह एंगल थीटा है। यह डाइपोल दो चार्जेज माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से कंसिस्ट है। हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस दिए गए फील्ड में यह निगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज यह इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कि दिस F इज इक्वल टू QE। तो दिस F इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि दिस फोर्स F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू QE। और अगर डायरेक्शन के साथ आप लिखते हो तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज यह माइनस साइन लिखोगे। यह जो पॉजिटिव चार्ज है यह फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कि दिस फोर्स F इज इक्वल टू प्लस QE, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अब हम देख रहे हैं कि यह जो दोनों फोर्सेस हैं F और F डैश, इसे हम F डैश, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों का जस्ट अपोजिट है। यह इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो यह फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। दैट इज यहां से क्लियर है कि दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। दैट इज नेट फोर्स ऑन डाइपोल, आप लिख सकते हो यहां से कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field is 0। ये बात याद रखना है कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू 0 होता है। लेकिन ये जो दोनों फोर्स है यह दोनों फोर्स, यह F डैश और यह फोर्स F, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अलग अलग एक्सिस पर डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर इस पर दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हो, एक्सिस अलग अलग हो, तो ये इसे रोटेट कराने का प्रयास करेंगे। दैट इज ये दोनों जो फोर्स होंगे यह टॉर्क बनाएंगे। अगर एक ही एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में अगर काम करते तब यह कैंसिल आउट हो जाते और यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहता, इसमें रोटेशन नहीं होता। लेकिन अलग अलग एक्सिस के अलोंग काम करने के कारण यह सिस्टम रोटेट करेगा। दैट इज यह दोनों जो है कि एक टॉर्क बनाएंगे। दैट इज आप लिख सकते हो कि सिंस वेक्टर F and F dash are equal in magnitude but act in opposite direction at different axes, hence
दे फॉर्म ए टॉर्क। ये दोनों जो फोर्सेस हैं एक टॉर्क का फॉर्मेशन करता है। तो देयरफॉर टॉर्क ऑन डाइपोल पर अगर हम टॉर्क लिखें तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो नॉर्मल डिस्टेंस है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो नॉर्मल डिस्टेंस होगा वह नॉर्मल डिस्टेंस और इस फोर्स का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। अब हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि AB जो डाइपोल है, इस डाइपोल का जो लेंथ है यह 2a है और ये तो एक लाइन ऑफ एक्शन आपको मालूम है, यह F डैश का लाइन ऑफ एक्शन है और यह F का लाइन ऑफ एक्शन है। दोनों के बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो यहां हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये जो है कि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस हो जाएगा BC। दैट इज दिस इंप्लाइज एज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू ईदर फोर्स, और फोर्स मींस दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड QV और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, BC। अब आप इसे आगे लिख सकते हो, ध्यान दोगे यहां से, यह जब एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा ही होगा और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें पता है कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे BC और हाइपोटेनस की जगह पे AB, जो कि AB डाइपोल का लेंथ है, तो BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा और AB की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2a। तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो ये BC की वैल्यू रहा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि दिस टॉर्क फोर्स टाउ इज इक्वल टू QV इंटू 2a साइन थीटा। यहां से आप इसी को लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2QA एक साथ लिख दो आप, 2QA और इंटू E साइन थीटा। और 2QA हमें पता है यह डाइपोल मोमेंट है और डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इंप्लाइड एज टॉर्क फोर्स टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम PE साइन थीटा। ये रहा टॉर्क फोर्स की वैल्यू कि डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। और हमें पता है कि टॉर्क फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इसे हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टरों के मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्टेंट भी वेक्टर आता है तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से आपको ध्यान देना है, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क का किधर डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बतला दें। क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर दो वेक्टरों के प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है तो उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसे फिर से हम आपको याद दिला दे रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टाउ कैन बी obtained
by using right handed screw rule. Right handed screw rule. राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, राइट हैंडेड थंब रूल का यूज करके आपको टॉर्क का डायरेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस टॉर्क का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के नॉर्मल होता है। जैसे हम आपको बतलाएं कि इसका डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो P और E के बीच बनने वाला एंगल थीटा इस तरीके से है। P से E के बीच का एंगल आप लेके चलोगे तो P से E के बीच का एंगल यह थीटा है। तो इस तरीके से अगर आप कर्ल को करते हो तो थंब किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर टॉर्क का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, प्लेन के वर्टिकली इनवर्ड होगा। और एक चीज और ध्यान देना है, यहां से क्लियर है कि रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, और अगर रोटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तब टॉर्क का डायरेक्शन वर्टिकली आउटवर्ड होता है। चाहो तो आप उसको समझने के लिए यहां पर एक काम कर सकते हो। हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं, और इसी में हमने किसी डाइपोल को रखा। यहां पर ये डाइपोल हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये माइनस चार्ज है और ये जो है कि प्लस चार्ज है। तो ये जो है कि इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ये फिर जो है कि अब देखोगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह है, दोनों के बीच एंगल थीटा यह है। तो अब ये सिस्टम रोटेट करेगा इस तरीके से इसका रोटेशन होगा। अगर P और E के बीच का एंगल देखो तो यह थीटा इस तरीके से है, रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड। और रोटेशन हो रहा था अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो टॉर्क का डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके या राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके हम टॉर्क का डायरेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे, एसआई यूनिट आप लिख सकते हो कि एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का एसआई यूनिट जो होता है यह क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। और इसी को आप जूल भी कह सकते हो, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। तो ये रहा टॉर्क का यूनिट। एंड डायमेंशन आप लिखना चाहो तो लिखोगे कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन अगर आप लेके चलो तो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा कितना, वर्क के डायमेंशन के इक्विवेलेंट मीन्स ml स्क्वायर टी पावर -2। तो ये रहा टॉर्क के बारे में, दैट इज यहां से क्लियर है। एक बार हम सबको रिवाइज कर दें अभी तक जो हमने पढ़ा कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू 0 होता है, जबकि वह एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा होगा, या टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। और टॉर्क का डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका ये यूनिट रहा और ये डायमेंशन रहा। अब कुछ स्पेशल केसेस इसमें हम देखेंगे, कुछ स्पेशल केसेस हम लेकर के चलें। तो यहां से हम लेकर के चलेंगे स्पेशल केसेस। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस।
ध्यान दोगे, पहली केस हम लेकर के चल रहे हैं, फर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा 0 हो तब क्या रिजल्ट होगा? थीटा 0 कहने का मतलब कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो। जैसे यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे। ये हम जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिया गया है, और इसी में अगर हम कोई डाइपोल ले लें, यह हमने डाइपोल ले लिया, यह माइनस चार्ज है इसका पोल और यह प्लस चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। यह दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज एज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के एलोंग रखा गया होता है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स की भी वैल्यू 0 होगी और नेट टॉर्क की भी वैल्यू 0 होगी। दैट इज यह टॉर्क भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और यह किस कंडीशन में होगा? दैट इज इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यह जो कंडीशन होता है इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, एंड दैट इज कह सकते हो दैट इज डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब सेकंड केस हम लेकर के चलेंगे। सेकंड केस हम लेकर के चल रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब कि ये अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो इस बार जो डाइपोल है ऐसे रखा गया है कि यहाँ माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, मींस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है, और साइन 180 की भी वैल्यू 0 होता है, तो दिस इंप्लाइज एज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन 180 and sin 180 is equal to 0, 0 into something is equal to 0. This implies as torque tau is equal to 0. तो यहां पर भी टॉर्क की वैल्यू 0 रहा। यह जो इक्विलिब्रियम होगा, इस इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। दैट इज इन दिस केस डाइपोल इज इन ऑन इक्विलिब्रियम। डाइपोल इज इन ऑन इक्विलिब्रियम नहीं, बट क्या लिखेंगे? ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यह जो है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये जो केस है यह स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। एक और कंडीशन हम लेकर के चलेंगे, यह कंडीशन थर्ड केस है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स अगर लिया गया डाइपोल, अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नॉर्मली रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री का अगर एंगल फॉर्म कर रहा हो तो साइन थीटा की जगह पे साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, एंड इन दिस केस टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स एंड दिस इज इक्वल टू पीई। इस केस में जो डाइपोल होता है मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और इसकी वैल्यू पीई होता है।